नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है, एंटनी लेवोजियर। तो सवाल यह है कि जादू को विज्ञान में कैसे बदला जाता है। देखिए, लवोजियर के आने से पहले केमिस्ट्री एक तरह से कीमिया यानी एल्केमी जैसी थी। मतलब सब कुछ बस अस्पष्ट विचारों और अंदाजों पर चलता था। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां प्रयोग करने से ज्यादा बड़ी बड़ी फिलोसॉफिकल बातें होती थीं। तो चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। लेवोजियर ही वो इंसान थे जो इस फील्ड में सटीकता और नापतोल का कॉन्सेप्ट लेकर आए। उन्होंने एल्केमी के क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक अंदाज को केमिस्ट्री के क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक तरीके में बदल दिया। सीधी सी बात है, अब हवाई बातों की जगह सटीक मेजरमेंट ने ले ली थी। असल में उन्होंने ही इसे जादू से निकालकर एक असली साइंस बनाया। लेकिन लेवोजियर की कहानी सिर्फ उनकी लैब तक ही सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। उनकी जिंदगी में दोहरी भूमिकाएं थीं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं, और यही चीज उन्हें एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प इंसान बनाती है। उनका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1743 को पेरिस के एक काफी अमीर परिवार में। अब परिवार के दबाव में उन्हें लॉ यानी कानून की पढ़ाई करनी पड़ी, पर उनका दिल तो हमेशा से साइंस में ही था। कह सकते हैं कि ये उनकी जिंदगी का पहला बड़ा स्ट्रगल था, अपनी पसंद और परिवार की उम्मीदों के बीच का टकराव। यहां लेवोजियर के जीवन के दो बिल्कुल अलग पहलू दिखते हैं। एक तरफ तो वो थे एक साइंटिस्ट जिन्हें सटीक नापतोल का जुनून था। उन्होंने अपने समय के सबसे एक्यूरेट तराजू तक बनवाए थे। और दूसरी तरफ वो फर्म जेनरल के एक अमीर और पावरफुल मेंबर थे। ये उस वक्त की नेशनल टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी थी। अब मजे की बात यह है कि इसी नौकरी के पैसे से उनकी शानदार लैब चलती थी, लेकिन इसी नौकरी की वजह से उनके कई बड़े और ताकतवर दुश्मन भी बन गए। और हाँ, इस साइंटिफिक सफर में वो अकेले भी नहीं थे। उनकी पत्नी मैरी एनी उनकी सबसे बड़ी साइंटिफिक पार्टनर थी। वो उनके लिए इंग्लिश आर्टिकल्स का ट्रांसलेशन करती थी और उनके एक्सपेरिमेंट्स की इतनी डिटेल्ड तस्वीरें बनाती थी कि वो आज भी उनके काम को समझने में बहुत मदद करती हैं। तो चलिए अब उनके साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस पर आते हैं, वो काम जिसने केमिस्ट्री को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। ये है लेवोजियर का सबसे फेमस प्रिंसिपल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब जानते हैं क्या है? बहुत सिंपल है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में चीजों का जो टोटल मास होता है वो बदलता नहीं है। मैटर को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाता है। और उन्होंने इसे साबित कैसे किया, ये भी बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने एक सील्ड बंद कंटेनर में एक मेटल रखा, फिर उसका वजन एकदम सटीक तरीके से नापा। इसके बाद उन्होंने मेटल को गर्म करके जला दिया, यानी उसे ऑक्सीडाइज कर दिया। और जब आखिर में दोबारा वजन किया गया तो वो बिल्कुल पहले जैसा ही था। इससे यह प्रूव हो गया कि मेटल का जो वजन बढ़ा हुआ लगा वो असल में कंटेनर के अंदर मौजूद हवा से आया था, कहीं बाहर से नहीं। इसी तरह की प्रिसिजन के साथ उन्होंने सदियों पुरानी फ्लोजिस्टन थियरी को भी गलत साबित कर दिया। पहले लोग क्या मानते थे कि जब कोई चीज जलती है तो उसमें से फ्लोजिस्टन नाम का एक एलिमेंट निकलता है, लेकिन लेवोजियर ने दिखाया कि नहीं, असल में जलने की प्रोसेस में हवा से एक खास गैस कंज्यूम होती है, निकलती नहीं है। और उन्होंने इस गैस को नाम दिया ऑक्सीजन। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने ये भी दिखाया कि हम जो सांस लेते हैं यानी रेस्पिरेशन, वो भी एक तरह का स्लो कंबशन ही है। मतलब हमारा शरीर भी एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करता है। उनकी एक और जबरदस्त खोज थी पानी को लेकर। सोचिए, सदियों से पानी को एक बेसिक एलिमेंट माना जाता था, लेकिन लेवोजियर ने साबित कर दिया कि पानी कोई एलिमेंट नहीं बल्कि एक कंपाउंड है जो दो गैसों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर 1789 में उन्होंने अपनी मशहूर किताब पब्लिश की। इसे केमिस्ट्री की पहली मॉडर्न टेक्स्ट बुक माना जाता है। इसी किताब में उन्होंने 33 एलिमेंट्स की पहली लिस्ट दी और केमिकल कंपाउंड्स के नाम रखने का एक लॉजिकल सिस्टम बनाया। एक ऐसा सिस्टम जिसके हिस्से आज भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन साइंस की दुनिया में इतनी कामयाबी के बाद भी उनका अंत बहुत ही दुखद हुआ। फ्रांस की पॉलिटिकल उथल पुथल ने, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन ने, उनकी किस्मत का फैसला कर दिया। ये टाइमलाइन दिखाती है कि हालात कितनी तेजी से बदले। सोचिए, सिर्फ 25 साल की उम्र में वो रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज के मेंबर बन गए थे। लेकिन फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ और रेन ऑफ टेरर के दौरान उनका टैक्स कलेक्टर होना ही उनके लिए मुसीबत बन गया। और 8 मई 1794 को उन्हें दोषी ठहरा दिया गया। और कहते हैं कि जब उन पर मुकदमा चल रहा था तो जज ने बहुत ही बेरुखी से ये शब्द कहे थे, गणराज्य को वैज्ञानिकों की कोई जरूरत नहीं है, और बस उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। उनकी मौत के बाद उनके दोस्त और महान मैथमेटिशियन जोसेफ लुई लैग्रैंज ने एक बहुत ही मार्मिक बात कही थी। उन्होंने कहा, उस सिर को काटने में उन्हें सिर्फ एक पल लगा, लेकिन वैसा दूसरा सिर पैदा करने में शायद 100 साल भी कम पड़ जाएं। ये शब्द बताते हैं कि दुनिया ने क्या खो दिया था।
उनकी दुखद मौत के बावजूद उनका काम आज भी मॉडर्न साइंस की बुनियाद है। उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है, जैसे कि स्टोइकियोमेट्री, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में चीजों की मात्रा का सटीक हिसाब किताब, ये पूरी तरह से उनके काम पर ही आधारित है। फिर मेटाबॉलिज्म की हमारी समझ कि हमारा शरीर एनर्जी के लिए ऑक्सीजन कैसे इस्तेमाल करता है, इसकी शुरुआत भी उन्हीं के काम से हुई। और तो और जो मीट्रिक सिस्टम हम आज इस्तेमाल करते हैं, उसके डेवलपमेंट में भी उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो कुल मिलाकर आज केमिस्ट्री की जो भाषा है, जो नियम हैं, वो सब उसी सटीक मेजरमेंट की नींव पर खड़े हैं जिसे लेवोजियर ने बनाया था। उन्होंने साइंस को सिर्फ देखने और अंदाजा लगाने से आगे बढ़ाकर नापने और तौलने की एक नई भरोसेमंद जुबान दी। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इतिहास की ऐसी ही उथल पुथल में न जाने और कौन कौन सी साइंटिफिक खोजें हमेशा के लिए खो गई होंगी। लेवोजियर की जिंदगी हमें याद दिलाती है कि साइंस और सोसाइटी का रिश्ता कितना नाजुक हो सकता है।